ऑलराइट, सो क्लाइंट वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टर का टॉपिक है आज हमारा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे ऑडिट की अगर हम बात करें तो क्लाइंट वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग की अगर हम बात करें तो जो जो भी रेवेन्यू हमने जनरेट किया अपने क्लाइंट से एंड उसके अगेंस्ट में जो भी हमने क्वांटिटी सर्टिफाई की अपने सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, उनका रिकन्सिलेशन हम लोग कैसे करेंगे एंड क्या क्या उसमें से पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एंड वो क्यों ज़रूरी होता है, तो उन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर आज हम बात करेंगे, है ना। एंड ये आपके ऑडिट रिपोर्ट का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी वेरिफिकेशन से आप लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहीं पर हमने ओवर बिलिंग तो सब कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं किया हुआ या शॉर्ट बिलिंग टू क्लाइंट तो नहीं किया हुआ, वाइस वर्सा कैसे भी चीज़ें वहाँ पर हमें निकल सकती हैं। बहुत सारे लोगों की रिपोर्ट्स में ये पॉइंट आते भी होंगे एंड आई बिलीव कि इसका वेरिफिकेशन तो सारी कॉमर्शियल टीम करती ही होगी, इरिस्पेक्टिव कि उसमें ऑब्जर्वेशन आए या ना आए। इसके अंदर कुछ चैलेंजेस आते हैं, जो कॉमन चैलेंजेस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे एंड देन फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि उन चैलेंजेस को हम कैसे शॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो लेट अस प्रोसीड विद द प्रेजेंटेशन फॉर टुडेज सेशन, देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि एक्चुअल में हम लोग कैसे कर रहे हैं उसको। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ, देन उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो है क्लाइंट एंड कॉन्ट्रैक्टर बिल मैपिंग का कॉन्सेप्ट है, जिसको आज हम क्लियर करेंगे। राइट, सो कॉमर्शियल टीम के लिए हमने स्पेशल डिज़ाइन किया है इसको, टेक्निकल टीम को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। उनके एंगल से हम लोग डिफरेंटली सेशन ऑर्गेनाइज कर लेंगे उनके साथ। सो आज हम बात करेंगे कॉमर्शियल टीम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कॉन्ट्रैक्टर वर्सेस क्लाइंट बिल वेरिफिकेशन में हमने क्या करना है। तो आज हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ ये चीज़ सीखेंगे कि इस चीज़ के अंदर हम एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल कैसे लेके आ सकते हैं अपनी बिलिंग वेरिफिकेशन में। एंड इसमें हम लोग देखेंगे कि हम इसमें एक्सेस बिलिंग टू सब कॉन्ट्रैक्टर और शॉर्ट बिलिंग टू क्लाइंट के वेरिएंसेस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो वाई बिल वेरिफिकेशन मैटर्स, तो ऑब्वियसली एक तो रिवेन्यू लीकेज को हम प्रिवेंट कर सकें, एक्सेस बिलिंग टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हम प्रिवेंट कर सकें एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट टू डू द बिलिंग रिकन्सिलेशन। इसमें 3 वे वेरिफिकेशन हम लोग कर पाते हैं, क्योंकि हमने अगर हम किसी पर्टिकुलर आइटम की बात करें जो क्लाइंट बिलिंग में भी क्लेम होता है, फॉर एग्जांपल स्टील की अगर हम बात करें, तो उसको हम प्रिक्योरमेंट के साथ लिंक करके, देन पेमेंट टू सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लिंक करके, देन रेवेन्यू फ्रॉम क्लाइंट, वो 3 वे वेरिफिकेशन भी हम इस चीज़ को कर सकते हैं अगर हमें क्लाइंट वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टर वेरिफिकेशन करना आ गया तो। उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। बहुत जनरल चीज़ है, ऑब्वियसली सबको पता होगी, लेकिन स्टिल अगर कोई न्यू कमर्स हैं जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो क्लाइंट बिल तो क्या हो गया कि विच इज़ रेज टू क्लाइंट फॉर द वर्क कंप्लीटेड, है ना। जो हमारा रेवेन्यू पोर्शन हो गया उसको हम क्लाइंट बिलिंग बोलते हैं, कि जो हम काम करने के बाद क्लाइंट को सबमिट करते हैं अपने आर बिल के फॉर्म में, देन वहाँ से सर्टिफिकेशन होके हमारे पास पेमेंट आता है। सब कॉन्ट्रैक्टर बिल्स हो गया, जो बिल हमें रिसीव्ड होते हैं वेंडर से, सब कॉन्ट्रैक्टर से, है ना, जो हमारे एक्सपेंडिचर पार्ट हो गया। क्लाइंट बिल इज आवर रेवेन्यू पार्ट एंड सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग इज आवर एक्सपेंडिचर पार्ट। एंड इसमें जो एक की पॉइंट हमने वो देखना होता है कि मार्जिन का प्रोटेक्शन कैसे हो रहा है ना। देखो मार्जिन क्या होगा एक प्रोजेक्ट के लिए, मार्जिन वही होगा ना कि जो आपने क्लाइंट से पेमेंट ली उसके अगेंस्ट में जो आपने खर्चे किए, दोनों का डिफरेंस आपका मार्जिन होगा, है ना। तो जो मेजर एक्सपेंडिचर आपने देखा होगा प्रोजेक्ट्स में आफ्टर द मटेरियल क्या होगा, वो सब कॉन्ट्रैक्टर ही होगा मेटल के अलावा, है ना। तो इसके लिए ये इसका वेरिफिकेशन करना थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जो हमें स्किप नहीं करना चाहिए कभी भी। की रिस्क की अगर हम बात करें बिलिंग में, तो की रिस्क क्या होंगे, अगेन ओवर बिलिंग या अंडर बिलिंग हो सकता है। ओवर बिलिंग इन टर्म्स ऑफ द सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड अंडर बिलिंग इन टर्म्स ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, ये यही दोनों तो हमारे लिए रिस्क है ना, ये दोनों मेरे लिए नेगेटिव फैक्टर है। अगर मैं ओवर बिलिंग टू सब कॉन्ट्रैक्टर कर रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस है, अंडर बिलिंग टू क्लाइंट कर रहा हूँ तो मेरे लिए लॉस है। ठीक है, डुप्लीकेट क्लेम्स, यहाँ पर हमें चेक करना होता है कि सब कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से कोई डुप्लीकेट क्लेम्स तो नहीं है, या फिर हमने कहीं कोई डुप्लीकेट क्लेम्स क्लाइंट को तो नहीं रेज कर दिए। देखो क्लाइंट को डुप्लीकेट क्लेम रेज करने का या ओवर बिलिंग करने का लॉस क्या है, एट लास्ट जब फाइनल बिल प्रिपेयर होता है, तो ये सबको आइडिया होगा कि फाइनल बिल के टाइम पे वापस से सारी क्वांटिटीज़ का वेरिफिकेशन एक बार होता है ड्राइंग्स के साथ, ठीक है, जो क्लाइंट की तरफ से एजेंसी होती है। तो एट दैट केस कोई भी ओवर बिलिंग, कोई भी डुप्लिसिटी या कुछ भी ऐसी चीज़ होगी तो वो तो कट हो जाएगी।
लेकिन उस ओवर बिलिंग के चक्कर में अगर हमने सब कॉन्ट्रैक्टर को भी पैसा ज़्यादा दे दिया होगा, उसको भी क्वांटिटी ज़्यादा सर्टिफाई कर दी होंगी, तो वो तो मेरे पास से चला गया होगा, उससे तो मैं रिकवरी नहीं कर पाऊंगा उस चीज़ की। हो सकता है उसकी रिटेंशन मेरे पास 5% हो सकता है कुछ उसका और हो, लेकिन वॉट अगर जो अमाउंट का इम्पैक्ट है वो उससे कहीं ज़्यादा हुआ तो, है ना। तो वो चीज़ एक हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि डुप्लीकेट क्लेम्स किसी भी साइड में नहीं होना चाहिए, जेन्युइन बिलिंग होनी चाहिए, है ना, जो बनता है वो होना चाहिए। इनकरेक्ट क्वांटिटीज, अगेन डुप्लीकेट क्लेम्स एंड इनकरेक्ट क्वांटिटीज को आप वाइस वर्सा यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट तो क्या होगा कि पूरा आपने उसका ही एक रेप्लिका ट्राई करके वापस से दे दिया। एंड इनकरेक्ट क्वांटिटीज में क्या हुआ कि क्वांटिटीज में या तो इन्फ्लेट किया है या क्वांटिटीज को रिड्यूस किया है ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो हमें चेक करना होता है बिलिंग में, वो एक रिस्क होता है। रेट मिसमैचेस, ठीक है, रेट मिसमैचेस में अगेन ये हमने प्रीवियसली सेशन में अपना क्लाइंट बिलिंग के लिए पूरा सेशन लिया था जहाँ पर हमने इस रेट की भी बात की थी कि जब भी हम क्लाइंट बिलिंग को वेरिफिकेशन करें तो एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट के रेट के साथ उसको जरूर वैलिडेट कर रहे हैं, पूरे BOQ आइटम को, उसमें जितने भी लाइन आइटम्स होते हैं। ये सेम चीज़ कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है कि जब भी हम कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग को चेक करें तो एक बार उसका जो अप्रूव्ड रेट यानी उसका जो अप्रूव्ड PO बना है, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट बना है, वो सारे रेट्स इन लाइन है या नहीं है वो हमें चेक कर लेना चाहिए। पता चल रहा है हमने क्वांटिटी सारी वैलिडेट कर ली, वहाँ पर रेट को इन्फ्लेट करके लिया गया है। या हो सकता है जो बिल आपका सर्टिफिकेशन जो आपने बिल देखा वहाँ पर हार्ड कॉपीज में सारी चीज़ें ठीक हैं, हो सकता है जब सिस्टम में उसका PO क्रिएट किया गया वहाँ पर उस क्वांटिटी के आगे रेट गलत डाल दिया। ये सब भी तो रिस्क है ना, चाहे ये हो सकता है ये मतलब इंटेंशनली हो या हो सकता है अनइंटेंशनली हो, तो एट आइदर केस वी हैव टू वैलिडेट दैट। एंड अनअप्रूव्ड वेरिएशंस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। वेरिएशंस आपको पता होगा, क्लाइंट बिलिंग की जब हम बात करते हैं तो वेरिएशन इज़ अ पेन एरिया। क्या होता है ना कि जब भी कोई वेरिएशन ऑफ स्कोप होता है ना, तो उस केस में क्या होगा, क्लाइंट ना आपसे वो काम करवा लेता है, हो सकता है कुछ लेटर्स रहते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन वो जो वेरिएशन अप्रूव्ड करवाने की जो SOP होती है वो फॉलो नहीं की गई होती है। तो काम आपने कर दिया, आपको भी पता है कि क्लाइंट है कहाँ जाएगा, काम कर रहे हैं तो पेमेंट देगा ही देगा, तो उस केस में आप काम कर देते हो, एग्जीक्यूट कर देते हो। एंड किसी साइड पे आई थिंक बैंक वाली साइड पे इन्होंने देखा होगा कि अभी वो सारा आर्बिट्रेशन में चल रहा है ना, केसेस चल रहे हैं, अब वो लीगल में चल रहा है, क्योंकि इतने सारे स्कोप वेरिएशन था जो क्लाइंट करवाता चला गया, उस टाइम पे कुछ रेट का वैलिडेशन हुआ नहीं होगा या क्वांटिटीज़ का क्लोजर नहीं हुआ होगा। अब वो सारी चीज़ें कई 100 करोड़ की चीज़ें हैं जो आपका आर्बिट्रेशन में है। अब लॉस किसका हो रहा है, लॉस तो जिसने काम एग्जीक्यूट किया उसी का हो रहा है ना, प्रूव इसको ही करना है। तो अब ठीक है, तो एक पार्ट तो ये हो गया कि आपने क्लाइंट के इन्फ्लुएंस में आके काम कर लिया कि हाँ ठीक है अप्रूवल मुझे मिल जाएगा, और क्लाइंट भी ये बोलता है हाँ मैं करवा दूंगा, आप काम करो, एग्जीक्यूट करो। तो काम आप खुद तो नहीं कर रहे होते हो, काम आप सब कॉन्ट्रैक्टर से करवा रहे होते हो। अब आपने वो जो वेरिएशन वाला काम था सब कॉन्ट्रैक्टर से करवाया होगा, मल्टीपल सब कॉन्ट्रैक्टर से, लेबर कॉन्ट्रैक्टर से, किसी से भी करवाया होगा। आपने तो उनको पेमेंट कर दी होगी, आप तो फाइनल बिल तक नहीं रुकोगे ना। अब आपने तो जो पेमेंट कर दी, अब लेट सपोज आपने एक एक्स रेट पे डिसाइडेड उनको पेमेंट कर दी, क्लाइंट से अब जो आपका रेट फाइनल हो रहा है वो एक्स माइनस समथिंग हो रहा है, तो इस केस में तो आपके लिए टोटली लॉस मेकिंग एक्टिविटी ये हो गई, ऊपर से डिलेड इन पेमेंट हो गया। तो वेरिएशंस के ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा हमें करना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सब कॉन्ट्रैक्टर का केस हो चाहे वो क्लाइंट का केस हो। क्लाइंट के केस में तो स्पेसिफिकली हमने ये देखना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें, जब भी अगर कोई स्कोप वेरिएशन हुआ है तो उसके लिए वेरिएशन ऑर्डर अप्रूव्ड हुआ है विद रेट या नहीं हुआ है। विदाउट वेरिएशन ऑर्डर अगर काम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई रिस्क के बाद में जाके वो चीज़ आपकी फंसने वाली है, आपको रेट या क्वांटिटीज़ में आपको फिर क्लाइंट के साथ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो ये चीज़ एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है चेक करने के लिए, ठीक है, ये मेन रिस्क हमने आइडेंटिफाई किए बिलिंग में, इसके अलावा बहुत सारे और बिल हो सकते हैं, बट दीज आर द सम फ्यू मेजर हाई रिस्क आइटम्स। क्लाइंट बिल की अगर हम बात करें तो ऑल्दो हमने लास्ट सेशन में पूरा इन डिटेल किया था इसको, तो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स हमने चेक करनी होती है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। BOQ की क्वांटिटीज़ हमने चेक करनी होती है कि BOQ क्वांटिटीज़ के इन लाइन में ही हमारा क्लाइंट बिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। साइट रिपोर्ट्स के साथ क्रॉस चेक करना होता है जो काम एग्जीक्यूट हुआ है। साइट रिपोर्ट आई मीन टू से RFI हो गया या आपका और कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट हो गया, जो भी उस टाइप की चीज़ें होती हैं। वन सेकेंड, राइट, ठीक है। देन वैलिडेट रेट्स एंड टैक्सेस, जो भी रेट आपके एग्रीमेंट के रेट्स और बिलिंग के रेट्स है वो चेक करना है, टैक्सेस अप्रोप्रिएट लगे हैं नहीं हुए हैं वो चेक करना है, डिडक्शंस ऑल दोज थिंग्स, एंड इंश्योर अप्रूवल्स। तो अगेन अप्रूवल्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ अपने वेरिएशंस की, ठीक है। तो चाहे स्कोप वेरिएशन है चाहे क्वांटिटी का वेरिएशन है बियॉन्ड द परमिसिबल लिमिट,
जब आप वर्क ऑर्डर पढ़ोगे तो वहाँ पर कई बार क्या होता है, क्वांटिटी वेरिएशन अलाउड होता है अप टू 10%, अप टू 20%, है ना, एक्टिविटी वाइज होता है। तो उसके बियॉन्ड अगर मेरा क्वांटिटी का वेरिएशन जा रहा है, सो अगेन रेट अप्रूवल रिक्वायर्ड है उस केस में, ठीक है। तो ये एंगल हमें माइंड में रखने हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर बिल वेरिफिकेशन की हम बात करेंगे तो अगेन देखो सेम ही पैटर्न रहता है ना, क्योंकि दोनों काम ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पर भी वर्क ऑर्डर्स के साथ हमने मैच कर लेना है उसको, टर्म्स कंडीशन को, उसकी भी मेजरमेंट को वैलिडेट कर लेना है, जो भी साइट रिपोर्ट्स हैं उनके साथ एग्रीड रेट्स चेक कर लेने हैं, डिडक्शंस चेक कर लेनी है, जो भी रिटेंशन या पेनल्टीज अगर एप्लीकेबल है तो अगर यहाँ पर डिडक्शंस की हम बात करें, कोई पेनल्टीज अगर हमारे क्लाइंट बिलिंग में हमारे ऊपर लगी है, डेट हैज़ टू बी पास ऑन टू द रिस्पेक्टिव सब कॉन्ट्रैक्टर, है ना। नहीं पास ऑन होने का वैलिड रीज़न होना चाहिए कि भाई क्यों हम उससे रिकवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट होती है। तो जितनी भी हमारी क्लाइंट बिल में रिकवरीज होती हैं ना, पेनल्टीज़ के फॉर्म में स्पेशली, वो पूरे अमाउंट का हमें देखना है कि हमारा वो रिकवर किसी ना किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से हो जाना चाहिए, चाहे अपोर्शन करके कर रहे हैं, चाहे किसी एक कॉन्ट्रैक्टर से कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि मेजरली तो साइड पे काम सब कॉन्ट्रैक्टर ही कर रहा है। हाँ, अनटिल अनलेस वो पेनल्टी का जो मेन कोर रीज़न है वो खुद क्लाइंट की ना हो, कुछ ऐसा सेफ्टी का कुछ कुछ कंसर्न ना हो कि आपने कुछ बैरिकेटिंग का कुछ इशू है या कुछ उस सब चीज़ का इशूज़ है, तो वो देखना है आपको, ठीक है। कंफर्म सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, तो ऑब्वियसली आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लिखी होती है, वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट का एक एक चीज़ हमने चेक करनी है, वो बिल के साथ अटैच होनी चाहिए चेकलिस्ट। अगर कोई चीज़ नहीं है तो उसका वैलिड रीज़न होना चाहिए कि नॉट एप्लीकेबल है या फिर क्या रीज़न है उसका। अब देखो कंपैरिजंस की जब हम बात करें तो यहाँ पर ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट शीट है जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना होगा एक तो क्वांटिटी बिल्ड वर्सेस एग्जीक्यूटेड, है ना। तो इसमें क्या हो गया कि ये एक पोर्शन हो गया जो हमने ब्लैक कलर से हाईलाइट किया हुआ है। सो डैट इज जो हमने क्वांटिटी बिल की है क्लाइंट को वर्सेस जो क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी, है ना। अब इसके आगे एक और चीज़ हम बात कर सकते हैं, अगर हम बिल्ड की बात करें तो वहाँ पर एक सबमिटेड और सर्टिफाइड हो गया, है ना। तो बेसिकली तीन चीज़ों की हम बात कर सकते हैं, क्वांटिटी एग्जीक्यूटेड, क्वांटिटी सबमिटेड एंड क्वांटिटी सर्टिफाइड बाय क्लाइंट, ठीक है। तीनों चीज़ के अंदर वेरिएशंस हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो काम किया साइट पे वो 100 मेट्रिक टन का किया, आपने क्लाइंट को सबमिट किया 80 मेट्रिक टन एंड क्लाइंट ने अप्रूव किया 75, तो उन तीन का वेरिएशन हमें पता होना चाहिए। देन हमें यहाँ पर उसको कंपेयर फिर करना है किसके साथ, जो भी क्वांटिटीज हमने सबमिट सर्टिफाई की हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो इन आइदर केस क्वांटिटी सर्टिफाइड बाय क्लाइंट वर्सेस क्वांटिटी सर्टिफाइड टू सब कॉन्ट्रैक्टर, इस इन दोनों के बीच में नेगेटिव वेरिएंस नहीं होना चाहिए, यानी क्वांटिटी सर्टिफाइड टू सब कॉन्ट्रैक्टर शुड नॉट बी हायर देन द क्वांटिटी सर्टिफाइड बाय द क्लाइंट। अब ये देखो, ये एक्टिविटी सुनने में मे बी बहुत इजी लग रही होगी कि ठीक है क्लाइंट की क्वांटिटीज ले ली, सब कॉन्ट्रैक्टर की क्वांटिटीज ले ली, बट ये करना कितना मुश्किल है ना, वो अगर किसी ने इस चीज़ को इनिशिएट किया होगा तो उसको ही पता होगा कि अपने आप में कितना बड़ा असाइनमेंट है। हम उस चीज़ के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देन रेट्स क्लाइंट्स वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा एंगल हमने ये देखना होता है कि जो रेट मुझे क्लाइंट से मिले हैं उस रेट से कम रेट में मैंने अपने सब कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है या नहीं किया है। अब देखो इस केस के अंदर भी हमने दो तीन बातें ध्यान रखनी होती हैं। क्लाइंट से मेरा पूरा कंप्लीट बीओक्यू है जिसके अंदर मेरा स्टील, मेरा कंक्रीट, मेरा अर्थवर्क, मेरा एमईपी, मेरा स्ट्रक्चर एवरीथिंग, है ना, वो रेट एवरीथिंग सब पूरा सारी चीज़ होती है। अब क्या होता है कि जब आपको टेंडर डालना होता है, बिड डालनी होती है, तो अब उस बीओक्यू में आपके कुछ आइटम्स होंगे जो आपके प्रॉफिट मेकिंग होंगे एंड कुछ रेट्स आप ऐसे भी डालेंगे जो आपके वो स्पेसिफिक क्वांटिटीज या वो स्पेसिफिक आइटम में लॉस मेकिंग आइटम आपके लिए वो हो सकता है, ठीक है। अब लेट सपोज अर्थवर्क है, तो अर्थवर्क आपने लॉस मेकिंग उठा लिया, लॉस मेकिंग आई मीन टू से कि जो आपने सब कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है उसके लिए आपको ज़्यादा रेट पे करना पड़ रहा है वर्सेस जो रेट आपको क्लाइंट से मिल रहा है। लेट सपोज के हमने 100 रुपीज़ क्यूबिक मीटर का रेट क्लाइंट को कोट किया था एंड हमें उस काम को करने के लिए 120 रुपीज़ क्यूबिक मीटर का सब कॉन्ट्रैक्टर मिला। अब क्या होगा कि जो पूरा बीओक्यू होता है वो आप पूरा तो बैक टू बैक तो सब कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दे देते हो, है ना। सब कॉन्ट्रैक्टर्स को हम एक्टिविटीज़ बाय हम एक अर्थवर्क का अलग सब कॉन्ट्रैक्टर्स रखते हैं कई सारे, हम स्टील के सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हायर करते हैं, कंक्रीट के सब कॉन्ट्रैक्टर अलग हायर करते हैं, तो अलग अलग करते हैं। सो फॉर मी फॉर द क्लाइंट वो मेरे लिए पूरा एक ऑर्डर है जिस पूरे ऑर्डर में मैंने अपना 2.5-3% का मार्जिन निकाला। लेकिन फॉर
एक्टिविटी वाइज जब हम जाएंगे ना तो वहाँ पर हो सकता है कुछ एक्टिविटीज़ आपके लिए लॉस मेकिंग एक्टिविटीज़ आपको दिखें, है ना, जब आप कंपेयर करोगे रेट्स को, तो वो आइटम आपको निकालने हैं, डिस्कस करने हैं और वो देखना है वेरिएशन कितना ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि हम अंडरस्टूड कर लें कि यार यार ठीक है कुछ आइटम तो लॉस मेकिंग भी होंगे ना, तो पता चल रहा है कि जब आपने पूरा बी ओ क्यू कंपेयर किया सारे ही आइटम या मेजोरिटी ऑफ द आइटम आपके लिए लॉस मेकिंग हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक चीज़ आपको चेक करना होता है कि कहीं ऐसा ना हो रहा हो। और अगर कहीं पर लॉस मेकिंग एक्टिविटीज़ आपने उठा रखी हैं तो उन आइटम्स में स्पेसिफिकली हमने प्राइस डिस्कवरी ज़रूर करनी चाहिए। प्राइस डिस्कवरी यानी आपको पता होगा जो प्रिक्योरमेंट ऑडिट रहता है, यानी जो सब कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंटेशन है ना उसके ऊपर हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए लॉस मेकिंग एक्टिविटीज़ के लिए एटलीस्ट, है ना, वो आपके लिए एक बहुत रेड एरिया हो जाता है। तो वहाँ पर हमने ये देखना है कि जो सब कॉन्ट्रैक्टर हायर हुए क्या हमने कोशिश की कि हमें सेम ब्रेक इवन रेट पे कोई सब कॉन्ट्रैक्टर मिल जाए, नो प्रॉफिट नो लॉस वाले रेट पे, क्या हमने और कितने सब कॉन्ट्रैक्टर से कोटेशन मंगवाई है उस चीज़ के लिए, मतलब वहाँ पर रेट वेरिफिकेशन हमारे लिए करना, प्रिक्योरमेंट ऑडिट करना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है एटलीस्ट उन एक्टिविटीज़ के लिए जहाँ पर हमने एक्टिविटीज़ लॉस मेकिंग उठा रखी हैं, जहाँ पर हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स को ज़्यादा पे कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू द क्लाइंट रेट, ठीक है। फिर बात आ गई स्कोप डिफरेंसेस की। ये एक ज़रूरी एक्टिविटी हो जाती है कि जहाँ पर आप जो स्कोप हमें क्लाइंट से मिला, फॉर एग्जांपल अगर क्लाइंट से मुझे स्कोप मिला कि मुझे जो अर्थवर्क में यानी एक्सकेवेशन करना है वो लेट सपोज 10,000 क्यूबिक मीटर का करना था, ठीक है, बट वही स्कोप मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर के वर्क ऑर्डर में 12,000 क्यूबिक मीटर या 15,000 या 20,000 क्यूबिक मीटर का दिया हुआ है। तो ये वेरिएशन क्यों है, ये वेरिएशन हमने समझना चाहिए एंड इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। पता चल रहा है आपने देखा कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है, रेट भी कम दिया हुआ है सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, एंड वॉट के अगर आपने सब कॉन्ट्रैक्टर को लमसम ऑर्डर ही दे दिया पूरा, है ना, आपने उसको बोल दिया कि भाई ये बी ओ क्यू आपका आइटम रेट वाइज क्वांटिटीज़ आप नहीं निकाल रहे हो वहाँ पर, और पूरा लमसम आपने ऑर्डर दे दिया, तो उस केस में तो हम क्वांटिटीज़ भी नहीं कंपेयर कर पाएंगे कि जो क्लाइंट का 10,000 क्वांटिटीज़ थी उसके बदले में मैं सब कॉन्ट्रैक्टर को कितनी क्वांटिटीज़ अप्रूव कर रहा हूँ। ये भी एक हमारा चैलेंज है जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्कोप को हमने देखना है कि सब कॉन्ट्रैक्टर्स का स्कोप जो दिया हुआ है क्लाइंट के स्कोप और सब कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में वेरिएशन नहीं होना चाहिए। एंड एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी चाहिए, सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है ना, वो चीज़ें भी हमने ध्यान रखना है कि वो हमारा जो क्लाइंट से डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है उससे कम ना हो, क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर तो अभी काम खत्म करके चला जाएगा, अब कल की डेट में उस काम में कोई इशू आएगा तो उसका मान लो डीएलपी आपने 6 महीने का रख दिया, क्लाइंट से मेरा 2 साल का डीएलपी है, तो उस केस में फिर वो काम आप कैसे एग्जीक्यूट करवाओगे, ठीक है। तो स्कोप डिफरेंस हमने देखना है। वेरिएशन ऑर्डर्स, ठीक है, वेरिएशन ऑर्डर्स की हम पहले भी बात कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई भी वेरिएशन ऑर्डर साइट पे बना है तो वो हमें पहले देखना है, पहली बात तो अप्रूव्ड हुआ है क्लाइंट से या नहीं हुआ है, और दूसरी बात कि हमने सब कॉन्ट्रैक्टर से उसकी पेमेंट किस बेसिस पे की है, अगर वो क्लाइंट से अप्रूव्ड ही नहीं हुआ तो, ठीक है, उसका रेट एनालिसिस कैसे बनाया गया है, कैसे वो चीज़ें पास ऑन की गई हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। एंड अगेन प्रॉफिट मार्जिन इम्पैक्ट जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारे ओवरऑल प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मार्जिन पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है जो भी सब कॉन्ट्रैक्टर बिलेंगे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट करने के लिए हमने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स आपको चाहिए जहाँ पर आपका क्लाइंट का और सब कॉन्ट्रैक्टर दोनों का हो गया, आपके पास बी ओ क्यूज़ होने चाहिए, वर्क ऑर्डर्स होने चाहिए, मेजरमेंट शीट्स आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद आपके पास आर और उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, आपके पास अप्रूवल्स होनी चाहिए अगर कोई आपका वेरिएशन वगैरह हुआ है, आप चाहे ईमेल पर हो चाहे किसी भी तरीके से हो, एंड उसके बाद आपके पास एस की रिपोर्ट्स होनी चाहिए, है ना। एस की रिपोर्ट से देखो थोड़ा क्या हो जाता है, काम करना ईजी हो जाता है, जब आपने एक बार एस के डाटा को वैलिडेट कर लिया हार्ड डॉक्यूमेंट के साथ, तो उस डाटा को आप क्या है ईजीली थोड़ा मेंटेन करके अपने वर्किंग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन हमने चाहिए होता है। अब यहाँ पर अगर हम बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो एक हमें एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट मेंटेन करना चाहिए, जैसे ये प्रोजेक्ट वाइज हम मेंटेन कर सकते हैं कि बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी मेजर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें हम वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, रोड में मेजर एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं उसका कैसे कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से यानी क्योंकि देखो ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको हर प्रोजेक्ट पर करनी ही पड़ेगी, है ना, क्योंकि हर प्रोजेक्ट पर आपको क्लाइंट भी मिलेगा और हर प्रोजेक्ट पर आपको सब कॉन्ट्रैक्टर भी मिलेगा, तो इट इज़ रिक्वायर्ड कि आप अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि क्या रहेगा ना कि आर बिल का फॉर्मेट अलग अलग रहेगा, आर बिल के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग रहेंगी, तो जहाँ पर हमारा रेगुलर ऑडिट है वहाँ पर हम उसका टेम्पलेट एक मेंटेन कर लें जिसको हम अपडेट करते रहें गोइंग फॉरवर्ड बेसिस पे, ठीक है।
स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन ट्रेल हमें मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि क्या रहेगा ना कि जब वेरिएंसेस आपके फाइंड आउट हो जाएंगे तो ये वर्किंग क्या होती है, बहुत हैफ्टी वर्किंग होती है ना, बहुत बड़ी वर्किंग होती है। तो पता चला आपने सब कुछ आइडेंटिफाई कर लिया, वेरिएशन भी आ गए, अब आपने तो आइडेंटिफाई कर लिया, अभी हमें प्रूव भी तो करना है ना, डिस्कशन भी करनी है क्लाइंट के साथ। अब डिस्कशन करने के टाइम पे वापस से आपको सारे डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ रहा है कि क्वांटिटीज़ मैंने कहाँ से ली थी, ये क्वांटिटी क्यों आई, ये क्वांटिटी कहाँ से आई। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जो डॉक्यूमेंटेशन हम यूज़ कर रहे हैं उसका हम ट्रेल, उसका इंडेक्सेशन अच्छे से बना के रखें एंड रेगुलर रिकन्सिलेशन हम करते रहें। क्योंकि ये एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि आपने एक महीने क्लाइंट से सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग कर लिया तो अब नेक्स्ट मंथ आपको नहीं करना। हर महीने आपके सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग होगी और हर महीने आपकी क्लाइंट बिलिंग भी होगी। तो इस चीज़ को हमने चेक करते रहना चाहिए। कई बार क्या होगा कि अब फॉर द मंथ चेक करोगे, हो सकता है चीज़ें ना मिले, बट अगर क्यूमुलेटिव में चेंज कर दिया होगा तो उस केसेस में क्या करोगे, अगर क्वांटिटी अप टू डेट वाले में कुछ चेंज कर दिया होगा तो आप उसको कैसे चेक करोगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव बेसिस पे रिकन्सिलेशन करते रहना चाहिए। अब देखो ये एक ज़रूरी चीज़ है, कॉमन चैलेंजेस। इसके अलावा भी हम अभी डिस्कस करेंगे कि और आप लोगों को इस पार्टिकुलर एक्टिविटी में क्या क्या चैलेंजेस आए आए हुए होंगे, अगर इसके अलावा कुछ हैं तो सबसे एक बड़ी चीज़ तो होगी मैनुअल एरर्स, है ना। क्योंकि क्या होता है ना, ये जैसे कि हमने बात किया कि बहुत कॉम्प्लेक्स वर्किंग होती है, क्योंकि क्लाइंट आरएबीएल अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। अगर हम उसके एक्सेल्स की भी बात करें तो जिन्होंने भी कभी क्लाइंट आरएबीएल ओपन करके देखा है तो आपको पता ही होगा कि कितनी मल्टीपल एक वर्कबुक के अंदर शीट्स होती हैं जिनका आपस में लिंकिंग होता है ना। तो वो अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स डाटा होता है। दैन उस डाटा को कंपेयर करना है हमने अगेन मल्टीपल सब कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्स के साथ, तो चांसेस ऑफ मैनुअल एरर्स आर वेरी हाई, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है, तो उसमें हमें अपनी एक्यूरेसी बड़ी मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। दूसरा डाटा मिसमैच। डाटा मिसमैच का मतलब है हमारा रॉन्ग आरएबीएल कंसिडर्ड फॉर रिकन्सिलिएशन। देखो जैसे कि अभी हमने बात किया था कि क्या होता है ना कि एक बिल सबमिटेड होता है, एक सर्टिफाइड बिल होता है, एक बिल आपका जो काम एग्जीक्यूट हुआ, एक आपका वो होता है। तो अगर हमने कोई प्रीवियस बिल कंसिडर कर लिया, उसके बाद कोई लेटेस्ट बिल क्लाइंट को जा चुका है ना, सबमिटेड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल आज 31 मार्च है, लेट्स से कि हम फेबररी का ऑडिट कर रहे हैं, है ना। तो फेबररी के ऑडिट में हमने देखा कि हमने वहाँ पे कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल हैं जिसमें जो क्वांटिटीज़ एग्जीक्यूटेड हो रखी है वो मतलब आपकी जनवरी तक की हो रखी है, उसके बाद का जो बिल है उसका वो लेट से आया 5 मार्च को। तो अगर 5 मार्च को किसी सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल आया है तो पूरे फेबररी भी उसने काम किया ही होगा, है ना। अब मान लो वो बिल हमने कंसिडर ही नहीं किया, फॉर इसी हिसाब से क्लाइंट बिलिंग में हो गया कि जो 28 फरवरी को जो आपका बिल गया था, हो सकता है उसके अंदर क्वांटिटीज़ आपकी जो हैं वो 15 फरवरी तक की आ रही होंगी। तो यानी ये सब चीज़ों को ना एक पैरेलल लाइन प्लेटफॉर्म पर लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी हम रिकन्सिलेशन करते हैं। तो रिकन्सिलेशन खाली क्लाइंट वर्सेस सब कॉन्ट्रैक्टर का ही नहीं, खाली बिलिंग का ही नहीं, किसी भी आइटम का जब हम रिकन्सिलेशन करें तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला जो उसके लिए रूल है वो यही है कि जो डेट है ना, जो पीरियड है वो सेम होना चाहिए रिकन्सिलेशन करने के लिए। वी जस्ट कांट कंपेयर client bill which is submitted for the work done up to 28 February with the subcontractor billing which is certified up to 31st January, है ना। तो वो कोई कंपैरिजन बनेगा नहीं, तो उसको हमें एक सेम प्लेटफॉर्म पर लाना होता है कि बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमारे लिए। तीसरी एक बड़ी चीज़ इसमें हो जाती है इनकम्प्लीट मास्टर ऑफ एक्टिविटी वाइज सब कॉन्ट्रैक्टर्स एंड लेटेस्ट आरएबीएल्स। एक मेजर चैलेंज है कि हमें जब तक हमारे पास कंप्लीट मास्टर डाटा नहीं होगा कि एक्टिविटी वाइज कितने सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं साइट पे, उनके आरए बिल का क्या स्टेटस है, जब तक हम अपनी एक्टिविटी को फाइनल क्लोज कर ही नहीं पाएंगे। अगर मैं अर्थवर्क को कंपेयर कर रहा हूँ और मुझे यही नहीं पता होगा कि टोटल मास्टर डाटा क्या है, अर्थवर्क के टोटल कितने सब कॉन्ट्रैक्टर साइट पे हैं, उसका लेटेस्ट आरए बिल कब तक का है, तब तक तो मैं एक्टिविटी कर ही नहीं पाऊंगा ना। अब मुझे यही नहीं पता कि किसी सब कॉन्ट्रैक्टर का जो लास्ट आरए बिल है वो फरवरी तक का है, या मान लो किसी सब कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया था लास्ट दिसंबर तक, उसके बाद वो चला गया है, मैं हंट कर रहा हूँ कि उसके दिसंबर के बाद का बिल मुझे फरवरी तक का क्यों नहीं मिल रहा, कहाँ है डाटा में क्यों नहीं है। तो वो क्लैरिटी लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, कि एक्टिविटी वाइज जो आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो साइट पे हैं या जो जो जा चुके हैं, दोनों दोनों के केस में लास्ट वर्किंग डेट क्या था, है ना, और कोई कॉन्ट्रैक्टर का नाम उसमें से मिस तो नहीं हुआ। ये दो चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे
ज़्यादा डिफ़िकल्ट अब जो टास्क आता है वो आता है हमारे लिए डिपार्टमेंटल लेबर वर्क की क्वांटिटीज़ को निकालना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके BOQ आइटम्स हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप सिंगल एक्टिविटी की अगर हम बात करें, अर्थवर्क की भी अगर हम बात करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा सब कॉन्ट्रैक्टर को मैंने दे रखी होगी पूरी की पूरी एक्टिविटी। हो सकता है मैंने वो 50% काम सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा होगा और 50% काम मैंने, मेरे पास एक्सकेवेटर खड़ा होगा मेरा, मैं खुद अपने एक्सकेवेटर को यूज़ करके खुदवा रहा हूँ। तो वो जो क्वांटिटीज़ मैंने खुद से करी है, अपने डिपार्टमेंटल लेबर से मैंने काम करवाया, वो क्वांटिटी निकलवाना एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। एंड उस क्वांटिटी का ऑथेंटिकेशन, उसकी एक्यूरेसी, उसका जस्टिफिकेशन इज़ द मेजर चैलेंज। ठीक है। नाउ एक जो उसके बाद नेक्स्ट एक हमारा जो चैलेंज आता है वो आता है क्यूमुलेटिव वर्क एंड क्वांटिटीज ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स। मेरे पास मास्टर भी आ गया सब कॉन्ट्रैक्टर्स का, सब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल भी आ गए, लेकिन मैंने देखा कि उनके फॉर्मेट में क्यूमुलेटिव बिलिंग का ऑप्शन ही नहीं है, खाली फॉर दिस बिल का वो लोग क्वांटिटीज जो है रेज कर रहे हैं। आप क्यूमुलेटिव क्वांटिटी को निकालना अगेन अ चैलेंज। तो ठीक है, उसके लिए हमने बात करी थी कि हम सैप रिपोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं अगर हमने वो बिल टू बिल वाली क्वांटिटीज़ को सैप रिपोर्ट के साथ मैच कर लिया तो उस केस में। ठीक है। तो तो अगेन डेट्स अ चैलेंज कि वो हमें निकालना पड़ेगा, डेट्स नॉट रेडिली अवेलेबल। जैसे क्लाइंट बिलिंग में क्या होगा कि 99% केसेस में आपको क्यूमुलेटिव क्वांटिटीज़ मिलती ही मिलती हैं, है ना। तो वहाँ पर तो कोई चैलेंज नहीं आएगा मुझे टोटल वर्क डन का, लेकिन उसको जब मैं कंपेयर करूँगा सब कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो न्यूमरस कॉन्ट्रैक्टर्स ऐसे आपको मिल सकते हैं जिनका आपको क्यूमुलेटिव क्वांटिटी ना मिले। दैन उसके बाद एक सबसे बड़ी चीज़, मिसमैच इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब क्या होगा, कुछ आइटम क्लाइंट बिलिंग में आप देखोगे LS लमसम, या फिर वाइस वर्सा। कुछ एक्टिविटीज़ आप सब कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में देखोगे लमसम, लमसम 1 टोटल 20 लाख, ख़त्म बात। तो उसकी क्वांटिटीज निकालना, उसको सेम कंपैरिजन में लाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। फॉर एग्जांपल अर्थवर्क मैंने क्लाइंट बिलिंग में ले रखा है क्यूबिक मीटर में, वहीं पे मैंने सब कॉन्ट्रैक्टर को दे रखा है लमसम 120 lakhs। अब उस केस में कैसे हम कंपेयर करें, तो ये चैलेंजेस हैं। अरे चैलेंजेस आते रहेंगे, इसके अलावा और भी हो सकता है चैलेंजेस आपके सामने आए होंगे। तो इनका हमें सॉल्यूशन निकालना होता है उसी टाइम पर, है ना, उसी कंडीशन में, उसी इन्वायरमेंट में हमें उसका सॉल्यूशन चाहिए होता है। क्वांटिटीज़ में मिसमैच है तो हमें ये देखना होगा कि जो 20 लाख का हमने सब कॉन्ट्रैक्टर को इसको दिया है, तो वो बिलिंग किस तरीके से कर रहा है। बिलिंग जब वो काम करेगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि 20 लाख में से 5 लाख का काम हो गया या 10 लाख का काम हो गया या 20 लाख का काम हो गया। ठीक है। उस केस में हमने अपने यानी ऑडिटी से मांगना है कि भैया आप निकाल के दो ये टोटल लमसम में 20 लाख में कितनी क्वांटिटीज़ हम उससे एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी एज ऑन डेट एग्जीक्यूट हुई है। यानी हमें उसका, देखो उसका वे आउट निकालना ही है। ये चैलेंजेस इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि ये चैलेंजेस आपके सामने आएंगे, बट इन चैलेंजेस को लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये चैलेंजेस आएंगे तो हमें इनको छोड़ देना है ऐसे ही। इन चैलेंजेस को हमें शॉर्ट आउट करना है विद द पॉसिबल, यू नो, जो भी पॉसिबल वहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे, उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके, अपने टेक्निकल टीम को यूटिलाइज करके हमने ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना है। तो ये तो हो गया हमारा यानी थ्योरेटिकल पार्ट की अगर हम बात करें अपने सेशन के। सो नाउ अब हम बात कर लेते हैं कि अभी